चलिएगा पहला प्रश्न आपके डिस्प्ले पे आ रहा है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है स्टैनफोर्ड बी ने बुद्धि परीक्षण के लिए तय मानक के अनुसार सामान्य मंदित बालकों की बुद्धि लब्धि प्रसार क्या है। यानी स्टैनफोर्ड बी ने बुद्धि परीक्षण जो बनाया गया है, ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कब बनाया गया। 1916 में इसे संशोधित किया गया था। पहले बिने अल्फ्रेड बिने ने बनाया 1905 में, फिर उसके साथ साइमन जुड़ते हैं 1908 में। पहले प्रश्नों की संख्या 30 थी, फिर बाद में सेकंड में 59 कर दी और बाद में स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण जो टर्मन ने बनाया उसमें प्रश्नों की संख्या 90 कर दी थी। तो उसमें ये पूछ रहा है कि बुद्धि का जो स्तर है वो क्या रहेगा। चलिए यहाँ आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। 20 से नीचे होगा, 20 या 25 या 35 से 40 के मध्य होगा, 35-40 से लेकर 50-55 के मध्य होगा, या 50-55 से लेकर 70 के मध्य होगा। तो इसका राइट आंसर देने का प्रयास करें, फटाफट उत्तर देने हैं आपको, क्योंकि प्रश्न अपने पास 30 है। हाँ जी, प्रश्नों की संख्या आपकी डिमांड पर ही बढ़ाई गई है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। नमस्ते सभी को हो गई है, ठीक है, बढ़िया है। चलिए बताइएगा, बताइए 1 नंबर का आंसर क्या होगा। बिल्कुल देख लेते हैं, आपको बता देते हैं। इसका थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। 50 से कम आयु वर्ग के जो बालक हैं उन्हें मंदित माना जाता है। इन बालकों को प्रशिक्षण दिया जा सकता है या प्रशिक्षित किया जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। इन्हें प्रशिक्षित यानी ट्रेंड किया जा सकता है जिससे ये अपना जीवन यापन कर सके। इनको पढ़ाया नहीं जा सकता। 50 से कम आईक्यू लेवल के बालकों को पढ़ाया नहीं जा सकता, इन्हें सिर्फ क्या किया जा सकता है, प्रशिक्षित किया जा सकता है। और 50 से अधिक जिनका आईक्यू लेवल होगा उन्हें शिक्षित किया जा सकता है। ये बात आपको माइंड में रखनी है। क्या किया जा सकता है, इन्हें हम शिक्षित कर सकते हैं। तो 2 शब्द है, एक तो प्रशिक्षित है और एक शिक्षित है। तो ध्यान रखिएगा, शिक्षित तो 50 से अधिक है और ये कम है। अब यहाँ प्रश्न क्या पूछ रहा है, स्टैनफोर्ड बी ने बुद्धि परीक्षण की बात कर रहा है, यानी 1916 की ये बात कर रहा है। परीक्षण के लिए तय मानक के अनुसार सामान्य मंदित बालकों की बुद्धि लब्धि क्या है। ये सामान्य बालकों की कह रहे हैं, तो ये देख लीजिए आपके सामने ऑप्शन पड़ा है। अब यहां से देख लेते हैं 50 से कम का होगा, तो इनमें देखो सारी कम आ रही है, तो महामूर्ख हो गया। तो ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर जो निकल के आएगा वो आएगा 35 से 55 के मध्य कह सकते हो आप इसे, या इसे आप 40 से 50 के मध्य इसे 35 से 50 के मध्य कह सकते हो, 40 से 55 के मध्य कह सकते हो। तो ये इसका राइट आंसर होगा। इसका 3 नंबर राइट आंसर आप कर लीजिए, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, बबलू लाल किरोड़ी भारी आईटी, ठीक है अभी ये इसका राइट आंसर है। इसको अच्छी तरह से आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 2 नंबर है। डेट में किसका मापन होते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और पीछे पूर्व के पेपर में पूछ लिया गया है, इसको हमने शामिल कर लिया है, ठीक है। तो ये किसका है, ये परीक्षण जो होता है किसका है। हाँ जी बताइएगा, डेट जो परीक्षण होता है वो किसके लिए होता है, बुद्धि के लिए होता है। सामयिक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस जिसे बोलते हैं, एप्टीट्यूड या एटीट्यूड। तो यहाँ किसकी बात कर रहा है, तो ये आपको बताना है किसके लिए ये परीक्षण किया जाता है। हाँ जी, तो 2 नंबर का जो उत्तर आपका आया नहीं, कोई बात नहीं, लेट पहुंचे हैं आप। तो ध्यान रखिएगा अभिक्षमता के लिए टेस्ट बनाया गया है। ध्यान रखिएगा एप्टीट्यूड और एटीट्यूड दोनों अलग हैं। एप्टीट्यूड अभिवृत्ति जिसे हम नजरिया कहते हैं, एप्टीट्यूड होता है, और ये एटीट्यूड यानी अभिक्षमता वगैरह की बात यहाँ पर कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा अभिक्षमता इसका राइट आंसर हो जाएगा। तुक्के मारने बंद कर दो, ठीक है। यहाँ देख लो, ये देखो ए दिया है, तो ए का मतलब 2 चीजें आनी थी, एप्टीट्यूड या एटीट्यूड। तो ध्यान रखना अभिवृत्ति का कोई ऐसा टेस्ट नहीं है, परंतु अभिक्षमता का प्रत्येक बालक की अभिक्षमता अलग होती है। कोई बालक 1 बार में समझाने से समझ जाता है, कोई बालक 2 में, कोई 3 में, कई बार 10 बार समझाने पर भी समझ में नहीं आता। तो उसके लिए परीक्षण बनाया जाता है कि बालक की कैपेसिटी कितनी है, अभिक्षमता कितनी है। तो इसका 4 नंबर राइट आंसर होगा, ठीक है बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं 3 नंबर। बुद्धि की गुणवत्ता स्नायु तंतुओं की मात्रा पर निर्भर रहती है और बुद्धि के मात्रा सिद्धांत से संबंधित यह कथन किसका है। अब आपको ध्यान रखना है बुद्धि का मात्रात्मक सिद्धांत किसने दिया है। बुद्धि का मात्रात्मक सिद्धांत देने वाले विद्वान कौन है, यह आपको ध्यान रखना है। इन्होंने बुद्धि की तुलना बालू के ढेर से की थी, यह आपको ध्यान रखना है, बालू के ढेर से की थी। और ये मैंने आपको अलग अलग रंग से करके पढ़ाया है, एक पर आप देख सकते हैं, बालू के ढेर से की थी। इन्होंने कहा कि बुद्धि का कोई एक अस्तित्व नहीं है, बुद्धि के अंदर जिस प्रकार बालू के ढेर जो
है ना, टिब्बे दे खब्बे पासे, यानी टीला जो होता है उसमें कितनी प्रकार की मिट्टी होती है, इसी प्रकार बुद्धि में भी अलग अलग प्रकार की योग्यताएं होती हैं। जिस समय जिस चीज की आवश्यकता होती है बालक उसी समय क्या करता है, कार्य करना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर आप सभी दे रहे हैं। ठीक है जी, थोर्नडाइक इसका राइट आंसर है। बहुतत्व जो सिद्धांत दिया था उसी को इन्होंने क्या नाम दिया, मात्रात्मक कह सकते हैं, इसे ही परमाणुवादी सिद्धांत भी बोल सकते हो। ठीक है, इसे मात्रात्मक या परमाणुवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। तो ये प्रश्न आपको ध्यान रखना है, यहाँ क्या पूछ रहा है, मात्रा सिद्धांत की बात कर रहा है, तो मात्रा सिद्धांत देने वाले विद्वान कौन है, थोर्नडाइक है। ओके, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। 4 नंबर है, एक बालक जिसकी दृश्य संसार की शुद्धता से प्रत्यक्षित करने की क्षमता अधिक है वह उच्च होगा। यानी एक बालक है, ठीक है, वो सामने जो चीज देखता है, प्रेजेंट में जो चीज देखता है उसको जल्दी समाहित कर लेता है, उन दोनों में तुलना कर लेता है, तो वह बालक का स्तर क्या होगा ये पूछ रहा है। भाषात्मक बुद्धि में वो ऊपर होगा, ठीक है, या संगीतात्मक बुद्धि में, यानी बहुबुद्धि सिद्धांत से प्रश्न लेने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। स्थानिक बुद्धि में होगा या अंतर व्यक्तिक बुद्धि पर होगा। तो ये देख लीजिए, हाँ जी, यानी कोई भी संसार की वस्तु है उसे वो देखता है फिर तुलना करता है, यानी तुलना जब करते हैं तो किसी वस्तु पर बड़ा ध्यान लगाना पड़ता है, और यहाँ ध्यान लगाने वाली बुद्धि कौन सी है, तो इसका राइट आंसर आप दे देंगे सभी, मेरे को लग रहा है। ठीक है, भाषात्मक बुद्धि की बात कर लेते हैं इतनी देर, तो ध्यान रखिएगा इस बुद्धि के लोग क्या होते हैं, लेखक हो सकते हैं, वकील हो सकता है, व्याख्याता हो सकता है, पत्रकार हो सकता है, भाषाई विशेषज्ञ हो सकता है। संगीतकार या संगीत में बुद्धि जो होती है वो कौन हो सकते हैं, गायकार हो सकता है, वादन वाला बजाने वाला हो सकता है ना, तो ये सब लोग इसके। फिर अगर बात करें स्थानिक बुद्धि, ये व्यक्ति किसी वस्तु को बड़े गौर से देखते हैं, और किसी गौर से देखने के बाद, ठीक है, कला उसमें देखते हैं फर्क क्या है, बस यही तो प्रश्न पूछ रहा है। एक बालक जिसकी दृश्य संसार की शुद्धता से प्रत्यक्षित करने की क्षमता अधिक है, यानी वो किसी भी चीज को देखता है बड़ी ध्यान से देखता है, गौर से देखता है। तो ये ध्यान रखना, ये मूर्तिकार वगैरह होते हैं ना, मूर्तिकार है, चित्रकार है, सर्वेक्षण अधिकारी है, ये तो इसी बुद्धि के हैं। और अंतर्व्यक्तिक बुद्धि मैंने कल बताया था आपको, अंतर्व्यक्तिक इंट्रा, ठीक है, इंट्रा अंतरा होती है, और इंटर जो होती है वो दूसरों की चीजें उन पे ज्यादा ध्यान देता है ना, दूसरों को बड़े गौर से देखने वाला या दूसरों की भावनाओं को समझने वाला होता है ये, और अंतरा व्यक्तिक होता है वो खुद की भावनाओं को समझने वाला। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न दिए गए IQ यानी इंटेलिजेंट क्वोशिएंट स्तर में शिक्षक शिक्षणीय वर्ग को चुने। अब मैंने आपको ये प्रश्न बता के गया हूं, अगर ये प्रश्न अभी गलत करोगे तो फिर करोगे। सबसे पहले मैं इसी चर्चा की थी मैंने आपको, हाँ जी बताइए। ये कहता है कि ऐसा वर्ग चुनिए जो शिक्षण के योग्य है, ठीक है, इनमें बेस्ट चुनना है आपको, शिक्षण ज्यादा किसको करवा सकते हैं आपको, ये पूछ रहा है। 30 से कम तो हो ही नहीं सकता, ध्यान रखेंगे, 50 से नीचे नहीं हो सकता, ये तो प्रशिक्षण। अब ये 2 बच गए अपने पास, तो ध्यान रखिएगा जिन्हें हम थोड़ा सा अभ्यास करवा के सामान्य श्रेणी में ला सकते हैं तो ये शिक्षण के योग्य ये होते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको, इनसे माथापच्ची कम करनी पड़ती है 70 से 90 IQ लेवल वाले जो पिछड़े मंद बुद्धि बालक होते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, 1 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे बेस्ट जो होता है ये पिछड़े बालक होते हैं, इन्हें थोड़ा सा समय अतिरिक्त समय देकर सामान्य बालक की श्रेणी में लाया जा सकता है। इसीलिए ये शिक्षक ये वर्ग पूछ रहा है कि पढ़ने लिखने में ठीक होते हैं, तो इनमें सबसे ज्यादा ठीक जो होता है वो 70 से 90 वाला होता है। ठीक है, ओके, चलिए बहुआयामी बुद्धिमत्ताओं के गार्डनर के सिद्धांत में कौन सी बुद्धिमत्ता सम्मिलित नहीं है। मैंने कल भी आपको बहु बुद्धि का जो सिद्धांत था वो हार्वर्ड गार्डनर का था। उन्होंने पहले शुरू में 7 ही प्रकार बताए, फिर 8वां प्रकार जोड़ा 1998 में, और फिर पूरा 2000 में 9वां प्रकार जोड़ा जिसे अस्तित्ववादी का। 8वां प्रकार जो था वो प्रकृतिवादी था। पहले 7 प्रकार दिए थे, 7 प्रकारों में ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, तो मैंने 2 तो आपको बता ही दिए, इनमें 1 नहीं है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ अभी पढ़ के गए, ये तो बताया था इन्होंने, ये प्राकृतिक नेचुरल जो बताया था अभी बता के गया 1998 में इसको जोड़ा था इन्होंने। सामयिक बुद्धि हमने नहीं पढ़ी, अस्तित्ववादी जो जोड़ा था वो 2000 में जोड़ा था, ये 9वां प्रकार था, ये 8वां था। ठीक है, तो ये नहीं है इसके अंदर, तो सामयिक बुद्धि का ऐसा कोई प्रकार इन्होंने नहीं बताया है, तो इसका 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल 6 नंबर का 3 नंबर राइट आंसर है गुरु जी। ठीक है बेटा, ओके। 7 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। हार्वर्ड गार्डनर द्वारा
निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं। इनमें से सिर्फ एक को उन्होंने नहीं बताया है। ये प्रश्न अगर देखें तो पीछे वालों को रिपीट किया गया है, परंतु हो सकता है ये प्रश्न 2 पेपरों में आया हो। हाँ जी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा यहां बताने का प्रयास करेंगे, बताइएगा। हर्बर्ट गार्डन द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताएंगे। इन 3 तो इन्होंने बुद्धि के प्रकार बताए हैं, एक नहीं बताया है। वो कौन सा नहीं बताया ये पूछना चाह रहा है। 7 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, तो अभी मैंने बताया था ये अंतरवैयक्तिक इंट्रा कौशल होता है। सृजनात्मकता की बात ही नहीं की, भाषाई बुद्धि की बात की है, तो 3 बताए, ये नहीं बताया। तो इसका 2 नंबर ये ब्रूनर ने बताया था, सृजनात्मक चिंतन की बात ब्रूनर ने की है, जेरोम ब्रूनर। तो इसका बी राइट आंसर है भाई, बिल्कुल हर चीज देखा हो तो आपका सही है बेटा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 8 नंबर, बुद्धि लब्धि का विचार या आईक्यू की अवधारणा सर्वप्रथम किसने और कब दी? ठीक है, कब दिया? तो किसने दी थी सर्वप्रथम? 10 बार इस प्रश्न को रिपीट कर रहा हूं जब से बुद्धि का ये टॉपिक चला है। अगर अभी प्रश्न गलत करोगे तो फिर गलत करोगे। बुद्धि लब्धि का विचार यानी आईक्यू का विचार सर्वप्रथम किसने दिया, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है ये, ठीक है। और या आईक्यू की अवधारणा सर्वप्रथम किसने और कब दी थी, यह आपसे पूछने का प्रयास इसने किया है। तो ध्यान रखिएगा बुद्धि का सर्वप्रथम। 8 का क्या होगा, बिल्कुल देख लेते हैं। बिल्कुल सभी का राइट आया, यानी बिन्ने ने दी थी 1905 में। ध्यान रखिएगा टर्मन ने 1908 में नहीं दी थी, टर्मन ने तो 1916 में दिया था, ठीक है। एक सूत्र बनाया था आईक्यू, है ना, MA/CA गुणा में 100, ये 1916 के अंदर बनाया था, पहले स्टर्न ने दिया था, ठीक है। तो प्रोबेल तो अपनी शिक्षण विधियों से जुड़े हुए हैं, किंडरगार्टन विधि से। कोलर का अंतर्दृष्टि सिद्धांत थे, दोनों तो थे ही नहीं, इन दोनों में कंफ्यूज था। तो ध्यान रखना 1905 में बुद्धि लब्धि का सर्वप्रथम विचार देने वाले बी ने 1905 में इन्होंने दिया था। तो ध्यान रखिएगा। ओके, रिकॉर्ड क्लास है क्या? कौन कह रहा है रिकॉर्ड क्लास है? तुम्हें रिकॉर्ड का और लाइव का भी नहीं पता चलता तो फिर भाई क्या पता चलेगा? गरम रोटी और ठंडी रोटी का नहीं पता चल रहा अपने को बेटा, तो फिर किसका पता चलेगा तुम्हें? सीमित मानसिक पिछड़ापन वाले बालक की बुद्धि लब्धि होती है, कितनी होती है? 25 से 50 के मध्य, 70 से 90 के मध्य, 35 से 60 के मध्य और 51 से 70 के मध्य। आपके पास लेट पहुंच रहे हैं इसलिए दे रहे हैं, ठीक है। आपके पास लेट पहुंच रहे हैं इसलिए पहले आंसर दे रहे हैं। आप थोड़ा सा इसको स्पीड कर दो, फिर आप हमारे साथ जुड़ जाओगे, लाइव में आ जाओगे। हो सकता है आपने थोड़ा लेट ज्वाइन किया हो तो आपके पास रिकॉर्ड बज रहा होगा, ठीक है। तो हाँ, जो आपके पास एक लाल पट्टी चल रही है उसके ऊपर बिंदु है, उसको लास्ट में ले जाओ कोने में और वहां छोड़ दो, फिर आप हमारे साथ जुड़ जाओगे, ठीक है जी। चलिएगा, बिल्कुल। तो सीमित मानसिक पिछड़ापन वाली तो सबको पता ही है, ये लो 70 से 90 के मध्य होती है। ये लो, ये प्रश्न कितनी बार करवाएंगे आपको पता नहीं, याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है। निम्नलिखित में से सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण कौन सा है? पहले तो इसमें 2 प्रश्न क्लियर करने आपने, क्योंकि परीक्षण 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है व्यक्तिगत परीक्षण जिसमें एक व्यक्ति का लिया जाता है टेस्ट, ठीक है, और एक होता है सामूहिक, ठीक है। पहले तो ये चीज क्लियर करनी है, 2 प्रकार के टेस्ट होते हैं। अब ये क्या कह रहा है आगे, अशाब्दिक, ये भी 2 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत और ये एक तो होता है शाब्दिक, ठीक है, और एक होता है अशाब्दिक, ठीक है, अशाब्दिक। और यहां से ध्यान रखिएगा प्रश्न जरूर पूछेगा आपसे एग्जामिनर। और सामूहिक भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है शाब्दिक और एक होता है अशाब्दिक। तो शाब्दिक का अर्थ तो सीधा सा हो गया, पढ़े लिखे व्यक्तियों के लिए है, और अशाब्दिक का अर्थ है इसमें बोलना नहीं होता, सिर्फ दिमाग का खेल होता है, हाथ की क्रिया होती है, अनपढ़ व्यक्तियों के लिए बनाया गया है। अब यहां से क्या पूछ रहा है, सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण की बात वो कर रहा है। तो बताइएगा, अब आधा प्रश्न मैंने सोल्व कर दिया है, अब आधा आप बता सकते हो। तो ये सीधा सा कह रहा है कि अशाब्दिक, ठीक है, और अशाब्दिक में कौन से में सामूहिक। तो ध्यान रखना सामूहिक परीक्षण 2 प्रकार के थे। शुरू में जब अमेरिका के अंदर द्वितीय विश्व युद्ध जो छिड़ा था, प्रथम विश्व युद्ध, तो उस समय क्या सैनिकों की कमी आ गई थी। और आपने सुना भी होगा, आपके बाप दादा या आपके नाना नानी ये बताते थे कि हमें घर से जबरदस्ती फौज में भर्ती किया जाता था। ये वही समय था, ये वही समय था, घर से जबरदस्ती लेके जाया करते थे और सेना में भर्ती किया। सेना में भर्ती के 2 थे आपके पास, एक तो शाब्दिक था जिसे हमने नाम दिया था आर्मी एल्फा परीक्षण, ये पढ़े लिखे व्यक्तियों के लिए था आर्मी एल्फा परीक्षण, ठीक है।
ऐसे याद रखना है, ऐसे अल्फा, ऐसे एप्पल, यानी एप्पल कौन बता सकता, पढ़ा लिखा। और अशाब्दिक परीक्षण जो था वो था अनपढ़ व्यक्तियों के लिए, जिसे आर्मी बीटा नाम दिया गया था। आर्मी बीटा परीक्षण, क्या नाम दिया गया था, आर्मी बीटा परीक्षण। इसमें सिर्फ मानसिक कसरत के माध्यम से, जैसे कोई पहली वर्दी, कोई चित्र पूरा करना है, इस तरह के परीक्षण दिए जाते थे, यानी गट्स वगैरह जो मिलाने होते हैं उनको दिया जाता था। तो ध्यान रखिएगा यहाँ क्या पूछ रहा है, अशाब्दिक की बात कर रहा है, तो ये लो भाई अशाब्दिक। आर्मी बीटा परीक्षण जो टेस्ट था वो क्या था, समूह में होता था। भाटिया बैटरी परीक्षण, बुद्धि परीक्षण कौन कर रहा है, क्यों कर रहे हो भाई भाटिया वाला, हाँ जी, अशाब्दिक जरूर है, परंतु ये तो क्या है, व्यक्तिक है, ये व्यक्तिक है। उलझो मत बेटा, अभी उलझने शुरू लग गए तो फिर करोगे क्या आगे जाके। चलिए टॉपिक क्लियर हुआ होगा आपका ये। चलिए नेक्स्ट 11 नंबर, निम्न में से कौन सा बच्चों हेतु वेस्लर बुद्धि मापनी की एक निष्पादन इकाई है। थोड़ा सा प्रश्न दिख नहीं रहा, कोई बात नहीं, चलो ऊपर कर देते, अब दिख रहा है, ठीक है बिल्कुल। तो देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा बच्चों की वेस्लर बुद्धि मापनी की निष्पादन इकाई है। वेस्लर, ठीक है, वेस्लर की बहुत सारी बुद्धि मापनियां हम सबको याद करनी है आपको, WIC, WPPI, इस तरह से बहुत सारी मापनियां हैं, आपको करवाई है, कोई बात नहीं, आपका सही हुआ, बहुत बढ़िया बात, आपको बधाई। अंक गणितीय, सदृश्य, समानता, शाब्दिक तर्क या चित्र पूर्ति। तो ध्यान रखिएगा क्या कह रहा है, निष्पादन इकाई। निष्पादन का अर्थ होता है कौन से बच्चों की वेस्लर बुद्धि मापनी की निष्पादन इकाई। तो ध्यान रखिएगा चित्र पूर्ति परीक्षण जो होता है वो निष्पादन इकाई के अंतर्गत आता है। तो इसका, हाँ जी, इसका राइट आंसर क्या करोगे सभी, इसका चित्र पूर्ति परीक्षण किया जाएगा। अंक गणितीय नहीं दिया था, सदृश्य या समानता वाला भी नहीं दिया था, शाब्दिक तर्क भी नहीं दिया था। इसमें बच्चे को चित्र दिए जाते हैं, आपने देखा टुकड़ों में बंटे होते हैं, उन टुकड़ों को जोड़ना होता है, ठीक है। तो ये चित्र पूर्ति परीक्षण इसका राइट आंसर हो जाएगा। तुम सभी लोग बड़े तेज हो, मैं उत्तर बता दूं उसके बाद में आंसर देते हो। ये लो, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, आराम से पढ़ेंगे। बच्चों हेतु वेस्लर बुद्धि मापनी के किस परीक्षण में संख्याओं को बढ़ते क्रम में प्रस्तुत कर बालक को भी उसी क्रम में उल्टे क्रम में संख्या को दोहराने हेतु कहा जाता है। सबसे कठिन अगर परीक्षण माना जाए, एमए जब करोगे तो एमए में भी ये परीक्षण आपके लगता है, तो सबसे ज्यादा हार्ड यही होता है। पहले अध्यापक क्या करता है, लगातार काउंटिंग बोलता है, 2 7 8 ऐसे लगातार बढ़ते क्रम में 11 39 60 75 95। फिर बालक को कहा जाता है ध्यान से सुनना है। अब उसको कहा जाता है कि जैसा मैंने बोला उसको उल्टा बोल दो। ये परीक्षण होता है। ये परीक्षण कहाँ है, अंक विस्तार परीक्षण है, अंक गणितीय है, कूट संकेतन है, सदृश्यता है, बताइएगा इस परीक्षण में 12 नंबर का आंसर क्या होगा। गलत उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है, गलत उत्तर मत देना। जो बच्चे पढ़े हुए हैं ये परीक्षण, तो ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बोल के भी दिखाए थे क्लास में। हाँ, धुरीना एप्लीकेशन पर क्लासें उपलब्ध हैं, वहां आप देख लीजिएगा। एक एक परीक्षण को इस तरह से हमने बिखेर के यानी पोस्टमार्टम करके पढ़ाया है। तो फिर भी अगर गलत उत्तर, कूट संकेतन की कहाँ आवश्यकता पड़ रही है, तो गलत उत्तर दे रहे हो। इसमें अंक विस्तार होता है, बालक के माइंड में अंकों की सेटिंग बैठ जाती है, अंक विस्तार इसका राइट आंसर होगा। यानी आप सभी ने तुक्के मारने शुरू किए थे, कोई बात नहीं, तुक्के मारे। अंक विस्तार होता है, जैसे मैंने एक काउंटिंग बोली, कटवा अक्षरों की गिनती बोली, बालक को कहा गया कि आप इसे उल्टी क्रम में बोलिए, तो अंक हो गया ना, अंकों का विस्तार हो गया उसके माइंड में। तो कूट संकेतन थोड़ी है, इसमें तो समझने की प्रक्रिया होती है। हाँ, वहां इतना टाइम नहीं मिलता, बिल्कुल ठीक है। तो इसका 12 नंबर राइट आंसर कर, 12 नंबर का 1 नंबर राइट आंसर होगा बेटा। 13 नंबर क्वेश्चन है, बुद्धि के त्रितंत्रीय सिद्धांत के अनुसार बुद्धि विश्लेषण, सर्जनशील और व्यवहारिक रूप के अंतर्गत आती है। बुद्धि के सिद्धांत का विकास किसने किया है। अब ऊपर इसने दे दिया त्रितंत्रीय, ठीक है, और त्रितंत्रीय या ट्राइंगल की बात कर रहा है, त्रितंत्रीय की बात कर रहा है। तो ये सिद्धांत किसने दिया ये पूछ रहा है। आपको कुछ याद नहीं रखना, विश्लेषण, सर्जनशील और व्यवहारिक, ये आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं, इसलिए आपको याद करवाने के लिए हमने इस प्रश्न को समाहित कर लिया है। पूछना सिर्फ इतना ही चाह रहा है वो कि त्रितंत्रीय सिद्धांत किसका है, परंतु ध्यान रखना इसमें 3 तंत्र कौन से हैं, विश्लेषण बुद्धि, सर्जनशील बुद्धि और व्यवहारिक बुद्धि। ये 3 प्रकार की बुद्धि के रूप इसने बताए हैं। तो हाँ, मेधा घटक वही बिल्कुल मेधा घटक वाले हैं, निष्पादन घटक और ज्ञान संग्रहण घटक, ये 3 घटक भी बताए थे इन्होंने। अब बता सकते हो इसका राइट आंसर क्या है। हाँ, तुक्के तो मार ही रहे हो, तो वो 1-2 तुक्का और लगा लो, बिल्कुल। तो ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया था त्रितंत्रीय या त्रिचापीय, इसके दूसरे नाम है त्रिचापीय बुद्धि का सिद्धांत। और त्रितंत्र की बात करें, त्रिचापीय, चाप का मतलब थाप लगाने से आदमी क्या हो जाता है, टर्न हो जाता है। कहां गया रहा, ये रहा,
ठीक है, हर वर्ग के अंदर अपन चाप लगाया करते थे, ऐसे वर्ग बनाते हैं, वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, इस तरह से करके याद आ गया होगा सबको। ये लो, रॉबर्ट जेन स्टर्नबर्ग का ये सिद्धांत था। हाँ, अब की बार नेगेटिव मार्किंग है, तुक्के लगेंगे नहीं, बिल्कुल सही बात कह रहे हो। हाँ, 14 नंबर, सन 1908। ये लो भाई, मैं ये प्रश्न सबसे पहले बता के गया था कि सन 1905 में जब पहला बुद्धि परीक्षण बिने ने बनाया था तब प्रश्नों की संख्या 30 थी और लेवल बिल्कुल इजी था। बाद में प्रश्नों 1908 में संशोधन किया, बिने के साथ साइमन जुड़ा और बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के नाम से, और प्रश्नों की संख्या पता नहीं कितनी कर दी, ये प्रश्न में पूछा है। और तीसरा, फिर स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में टर्मन की अध्यक्षता में बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के अंदर फिर संशोधन हुआ 1916 में और प्रश्नों की संख्या बढ़ाकर 90 कर दी। परंतु यहां पूछ रहा है कि प्रश्नों की संख्या कितनी की गई थी दूसरे में। मैंने पहले और दूसरे का आपको बता दिया, पहले और तीसरे का बता दिया है, अब आपको बताना है कि दूसरे में कितनी की गई थी, बताइएगा। रिवीजन चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, रिवीजन चल रहा है भाई। चलिए, तो ध्यान रखिएगा, पहले परीक्षण में कितने थे, 30 थे। ठीक है, 1905 वाले में 30 थे, फिर 1908 वाले में कितने हैं, तो ध्यान रखना इसमें 29 बढ़ा दिए, फिर 1916 वाले में कितने थे, 90 क्वेश्चन थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये किसका पूछ रहा है, साइमन वाले का पूछ रहा है, ये रहा इसका राइट आंसर 59। ठीक है, 59 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर, शैक्षिक तकनीकी में अदा। ये लीजिए, आपके कंप्यूटर के पर्सन आपके सामने उपस्थित हो गए हैं, अब आपकी माथापच्ची शुरू। ठीक है, शैक्षिक तकनीकी में अदा सामान्यता देता है। अब ध्यान रखना, ये आपको शब्द याद करवाने के लिए हमने इस तरह दिए हैं। अदा क्या होती है, प्रदा क्या होती है। अदा जो होती है इनपुट को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, इनपुट को बोलते हैं। ठीक है, प्रदा जो होती है वो आउटपुट को बोलते हैं, आउटपुट। एक बार बता रहे हैं इसको। संक्रिया जो होती है वो प्रोसेसिंग को बोलते हैं। संक्रिया किसको बोलते हैं, प्रोसेसिंग को। ठीक है, प्रोसेसिंग। तो ये ध्यान रखना, ये पूछ रहा है शैक्षिक तकनीकी में अदा सामान्यता देता है, यानी इनपुट कौन देता है। शैक्षिक तकनीकी में ध्यान रखिएगा 3 ही कॉलम बताए गए थे, यहाँ शिक्षक है, यहाँ शिक्षार्थी है और यहाँ विषय वस्तु है। तो यहाँ देख लेते हैं कौन देता है। तो सामान्यतः कोई भी इनपुट देने वाली संस्था की बात करें तो शिक्षक जो होता है वो हमेशा इनपुट देता है। हाँ जी, 15 का 1 नंबर होगा गुरुजी, बिल्कुल सही है भाई। 15 का 1 नंबर होगा। इनपुट जो यानी अध्यापक पढ़ाता है तो इनपुट ये ना आपको देता है, फिर आप ग्रहण करते हो और फिर ग्रहण करने के बाद आप उसे लिखते हो, तो ये प्रदा है, यह आउटपुट है आपका। बिल्कुल 1 नंबर इसका राइट आंसर होगा बेटा। 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा समूह सॉफ्टवेयर का है। तो यहां से आपको एक समूह उठाना है। अब यहाँ पे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कुछ जो यंत्र हैं वो भी दिए गए हैं और सॉफ्टवेयर का यहां से आपको क्या उठाना है, इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है सारे, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो देख लेते हैं, आप देखिएगा। अच्छा, नीचे वाला नहीं दिख रहा क्या, थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा भाई। ये लो, अब दिख रहा है। हाँ जी, सॉफ्टवेयर पूछ रहा है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं, नीचे से चलते हैं ऊपर की तरफ। ऊपर बड़े ऑप्शन है, MS एक्सेल सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल सही बात है, MS एक्सेल सॉफ्टवेयर है। फोटोशॉप ये भी सॉफ्टवेयर है। माउस, तो ध्यान रखिएगा माउस तो हार्डवेयर है, माउस तो हार्डवेयर है, इसे टच किया जा सकता है, तो ये तो हो गया गलत। फिर मॉनिटर ये भी हार्डवेयर है, प्रिंटर भी हार्डवेयर है, MS सॉफ्टवेयर है, तो ये भी गलत हो गया। स्कैनर जो होता है ये भी हार्डवेयर है, व्हाट्सएप आपकी एप्लीकेशन है, पावर पॉइंट भी आपका सॉफ्टवेयर है, तो ये भी गलत हो गया। ये सारे पुत्र सॉफ्टवेयर। MS वर्ड ये बिल्कुल सॉफ्टवेयर है, फोटोशॉप आपका सॉफ्टवेयर है और MS एक्सेल भी आपका सॉफ्टवेयर है, तो इसका 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का 1 नंबर राइट आंसर है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ये पूछ रहा है। यानी आप गूगल प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड नहीं कर सकते, ये पूछ रहा है। MS विंडो, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, वेब ब्राउजर या स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। तो बताइएगा 17 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, कोई एप्लीकेशन नहीं है, तो यहां से 17 नंबर का आंसर बताने का फटाफट प्रयास करेंगे। 17 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, 17 का 17 नंबर का राइट आंसर फटाफट भेजेंगे।
आ गया सारंग उतर गए, मैं पक्का है ही होगा। की कह रहे होते समझ में ही को नहीं आ रही के बात कहनी चाहो भाई, थोड़ा सा मन नहीं बता दो। तो देख लेते हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। यहां तो पहले ही क्या आ रहा है, सॉफ्टवेयर पूछ रहा है, तो ये तो सॉफ्टवेयर आ ही गया, ये तो नहीं है। एमएस विंडोज, बिल्कुल ये सॉफ्टवेयर नहीं है, ये सॉफ्टवेयर नहीं है, ये फाइल्स है। ये क्या है, फाइल्स है, ध्यान रखना है। इसका 1 नंबर राइट है। वेब ब्राउजर, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, ये भी सॉफ्टवेयर है, तो तीनों नहीं, ठीक है, सॉफ्टवेयर नहीं है, ये तीनों सॉफ्टवेयर है, ये नहीं, ये आपकी फाइल है एमएस विंडोज, ठीक है। ए राइट है, बिल्कुल ए राइट है भाई, आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। 17 नंबर 18 नंबर प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है, बताइएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ऑपरेट नहीं करता, बिल्कुल देख लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है। IBM-AIX, ठीक है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं पूछ रहा है। फायरफॉक्स, लाइनक्स और यूनिक्स, तो ध्यान रखिएगा फायरफॉक्स है जो, ये आपका क्या है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, कंप्यूटर वाले सर ने आपको करवा रखा है, हाँ जी। तो ध्यान रखिएगा फायरफॉक्स है वो आपका क्या नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो इतना ही बता पाऊंगा, मैं ज्यादा इनके बारे में जानता नहीं भाई, ठीक है, कंप्यूटर वाले सर ने आपको करवा दिया होगा। 18 में 2, बिल्कुल ठीक है जी। निम्नलिखित में से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, फिर वापस वही प्रश्न ऐसे ही दिया है आपको, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं पूछ रहा है, तो ऐसे ही प्रश्न आपको वहां देखने को मिलेंगे, बिल्कुल आएंगे बेटा, ये प्रश्न आएंगे, बताइएगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात कर रहा है और यहाँ पूछ रहा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, यानी 3 इनमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और 1 नहीं है, तो कौन सा नहीं है ये पूछ रहा है, ठीक है। 19 नंबर का राइट आंसर देख लेते हैं। विंडोज बिल्कुल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, अभी बताया आपको। यूनिक्स सॉफ्टवेयर है, लाइनक्स सॉफ्टवेयर है, वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर नहीं है, एक सर्च इंजन है, तो ध्यान रखिएगा सॉफ्टवेयर नहीं है वेब ब्राउजर, ध्यान रखिएगा, हाँ जी। 19 का 2 नंबर वेब ब्राउजर, ठीक है, ओके। 20 नंबर, निम्न में से कौन सा समूह हार्डवेयर का है, बिल्कुल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक प्रश्न आपका आना है, वो यहां से देख लेते हैं। सीपीयू हार्डवेयर है, बिल्कुल आपका हार्डवेयर का है, पूछ रहा है, सीपीयू हार्डवेयर है। एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर है। सीडी ये भी आपके हार्डवेयर में है, तो ध्यान रखें। कीबोर्ड ये भी आपका हार्डवेयर है, तो यहाँ 1 दे दिया सॉफ्टवेयर, ये तो गलत हो गया, सिर्फ हार्डवेयर पूछ रहा है ये। स्कैनर बिल्कुल हार्डवेयर है, मॉनिटर हार्डवेयर है, माउस हार्डवेयर है, और प्रोसेसर क्या होता है, प्रोसेसर तो होता है, प्रोसेसर, चलिए इसको छोड़ते हैं एक बार। एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर है, स्कैनर हार्डवेयर है, कीबोर्ड हार्डवेयर है, प्रिंटर भी हार्डवेयर है, फिर फोटोशॉप सॉफ्टवेयर है, प्रिंटर, फिर प्रिंटर भी आपका हार्डवेयर में आता है, माउस हार्डवेयर में है और सीडी हार्डवेयर, तो फिर इसका तो एक ही बच गया, ये 2 नंबर वाला राइट आंसर दिख रहा है, इसका 2 नंबर राइट आंसर दिख रहा है भाई, सही है क्या, हाँ जी बिल्कुल। प्रोसेसर है, ये प्रोफेसर नहीं है, प्रोसेसर है ये, प्रोसेसर, ठीक है। तो ये सब क्या है, आपके हार्डवेयर के भाग हैं, प्रोसेसर, ठीक है, ओके। पिछले प्रश्न में ब्राउजर सॉफ्टवेयर बताया। निम्नलिखित में से कौन सा समूह हार्डवेयर से संबंधित है, ये प्रश्न दोबारा आ गया क्या, नहीं। निम्नलिखित में से हार्डवेयर से संबंधित है, ये पूछ रहा है आपसे, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर से संबंधित है। हार्डवेयर में देखो, ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है, CPU कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, फिर मॉनिटर, ठीक है, कीबोर्ड। तो सबसे पहले क्या पूछ रहा है, ये हार्डवेयर पूछ रहा है, तो देखो ये रहा, सबसे पहले ही पढ़ा है हार्डवेयर, तो ध्यान देखो MS वर्ड सॉफ्टवेयर हो गया, कीबोर्ड आपका हार्डवेयर है, LEU ये आपका बता दिया आपको हार्डवेयर है, CPU हार्डवेयर है, तो यहाँ 1 दे दिया MS वर्ड सॉफ्टवेयर, ये फिर सॉफ्टवेयर दे दिया, और फिर सारे यहाँ फिर सॉफ्टवेयर दे दिया, यानी सब में एक एक सॉफ्टवेयर दे दिया, परंतु यहाँ पर कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं दिया गया है, ये हार्डवेयर है,
क्या सर आप देखो 17 एंड 19 नंबर क्वेश्चन। मैंने तो देखो बेटा कंप्यूटर की मैंने पहले ही कहा था कि कंप्यूटर के प्रश्न मैं आपको करवा दूंगा, ज्यादा कंप्यूटर का तकनीकी ज्ञान नहीं है, तो ये 2 प्रश्न आए हुए हैं मेरे पास तो मैं करवा रहा हूँ। ठीक है बेटा, थोड़े थोड़े प्रश्न आप हो सकता है कोई हो गया हो तो पीछे देख लेंगे अपन। कौन सा एक भाग कंप्यूटर की प्रक्रिया का अंग नहीं है? आपसे पूछ रहा है कंप्यूटर की प्रक्रिया का अंग नहीं है, कौन सा नहीं है? ठीक है, 22 नंबर का आंसर पूछ रहा है ये, बताइएगा। कंप्यूटर प्रक्रिया का अंग नहीं है, अभी बता के गया था केंद्रीय प्रक्रिया इकाई सीपीयू। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट एएलयू भी होता है, आधा इनपुट होती है। ठीक है, नियंत्रण इकाई कंट्रोल यूनिट जो होती है सीयू। तो ध्यान रखिएगा, आपको क्या पूछ रहा है, कंप्यूटर की प्रक्रिया का अंग नहीं है, कंप्यूटर प्रक्रिया में क्या नहीं है, इनपुट नहीं है, तो ये ध्यान रखेंगे, इसका 3 नंबर है। कंप्यूटर प्रक्रिया में क्या नहीं है, ध्यान रखिएगा, हाँ जी अदा नहीं है, बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल अदा नहीं है। ये प्रश्न जो है ये आपका बता रहे हैं टेक्निकल टीम, ये फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है, और जो पीछे भी आए हैं वो क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए हैं, उनका सही आंसर बताया गया है, ये आपकी टेक्निकल टीम के द्वारा बताया गया है। जो क्वेश्चन आप कह रहे थे वो क्वेश्चन का उत्तर भी सही है, वो टेक्निकल टीम के लिए कि पूर्व में आए हुए हैं, और बोर्ड में जो उत्तर माने वो आपको बताया जा रहा है। ठीक है, तो इसका आधा होगा। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, CAL का CL क्या है, उसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा रही है। ठीक है, कंप्यूटर की सहायता से अधिगम, ठीक है, कंप्यूटर असिस्टेंट लर्निंग, कंप्यूटर लेखा अधिगम, कंप्यूटर अकाउंटिंग लर्निंग, कंप्यूटर लेखा अधिगम से व्याख्या, कंप्यूटर अकाउंटिंग असिस्टेंट लेक्चर, कंप्यूटर लेखा व्याख्याता, कंप्यूटर अकाउंटिंग लेक्चरर। तो CAL का अर्थ क्या है, आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है, CAL का क्या अर्थ है? तो फुल फॉर्म का एक प्रश्न आपका कंप्यूटर में जरूर देखने को मिलेगा, तो यहां जो प्रश्न का उत्तर आपके सामने आएगा वो है कंप्यूटर, ठीक है, असिस्टेंट लर्निंग। तो ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर की सहायता से अधिगम सीखना CAL है, तो इसका राइट आंसर 1 नंबर होगा, बिल्कुल 23 नंबर का 1 नंबर आंसर है भाई। ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क किसका उदाहरण है? ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क किसका उदाहरण है? स्टार टोपोलॉजी का है, बस टोपोलॉजी का है, ट्री टोपोलॉजी का है, पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी का है। ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क किसका उदाहरण है? ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क किसका उदाहरण है? हाँ जी पूछ रहे हैं, बिल्कुल राम राम बेटा, राम राम। बताइएगा इसका आंसर क्या है? राधे राधे, बिल्कुल राधे राधे, आपका खूब सारा स्वागत, अभिनंदन। चलिए हाँ जी, कौन कौन जुड़े आज देख लेते हैं। मनोज मोहनपुरिया, हंसराज पटेल, पुष्पेंद्र कुमार कानाराम, परमेश्वर स्वामी, हर्षित कुमार, शिवांश कानाराम, ठीक है हो गया जी, बिल्कुल गुलाबो, बिल्कुल आगे हर्षित कुमार, हो गया बेटा। तो ध्यान रखिएगा, इसका उत्तर आप गलत दे रहे हैं सभी। ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क जो होता है वो ऐसा नहीं होता कि एक ही जगह से संबंधित हो। ठीक है, स्टार की बात करें तो इससे बीच में एक होता है, उसके अलग अलग कंप्यूटर जुड़े होते हैं। ठीक है, बस की बात करें एक कंप्यूटर से दूसरा कंप्यूटर, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, इस तरह से जुड़ा होता है। और ट्री टोपोलॉजी के अंदर ट्री का मतलब ये, ठीक है, इस तरह से एक कंप्यूटर है, उसके आगे फिर आपने इस तरह से लेन बना दिए। परंतु ये बात करा है ब्रॉडकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग जो होता है वो हमेशा एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति को जोड़ता है, पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी को बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? 4 नंबर है, बिल्कुल राइट आंसर इसका 4 नंबर होगा। ब्रॉडकास्टिंग हमेशा, अच्छा कौन क्या CIT आ गई को नहीं, सूचना प्रौद्योगिकी नहीं आएगी क्या? HK शास्त्री जी, सूचना प्रौद्योगिकी का प्रश्न आपके आएगा, उसे ICT बोला गया। ठीक है, बाकी देखो आपकी इच्छा है, आप सबने कहा, आप सबकी डिमांड पे ये क्लास आई है। बाकी अगर आप कहते हो तो कल से अपन इसको बंद कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, शालू डावला क्या डिलीट कर रहे हो बेटा? चलिए 25 नंबर, साक्षात मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा ICT पर लाई गई है, क्या लाई गई है भाई? एक किताब है, एक परियोजना है, एक अभियान है, एक वन स्टॉप पोर्टल है। तो बताइएगा। पता नहीं भाई, मुझे तो कुछ विद्वान साथी, मुझे तो पता नहीं, आप सबकी डिमांड पर ये लाया गया है।
आप सबने कहा था कि आईसीटी के प्रश्न करवा दो सर, करवा दो, डेली ये कमेंट आते थे। हाँ 5 प्रश्न आएंगे बिल्कुल, ये तो पता ही है। चलिएगा देख लेते हैं। साक्षात मानव संसाधन है, ये साक्षात एक कार्यक्रम था बेटा, एक अभियान यानी वन स्टॉप पोर्टल बनाया गया था। ये लो, ये एक वन स्टॉप पोर्टल है साक्षात, ये बहुत बार पेपर में पूछ लिया गया है। हाँ जी, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। निम्नलिखित में से क्या एक टेलीविजन चैनल है जो कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शुभारंभ किया गया है? ये प्रश्न तो आते होंगे आपको। हाँ जी, ये सूचना प्रौद्योगिकी के प्रश्न है कि नहीं है मुझे नहीं पता है, आप बता दो। मेरे हिसाब से तो सूचना प्रौद्योगिकी के हैं, बाकी आपको लगता है करंट के हैं तो हो सकता है करंट जीके के हो ये। ये तो मैंने भी देखे हैं, ये चैनल तो मैंने देखा है। एक चैनल नहीं है, ये 32 चैनल आते हैं, जो आप कभी फ्री डीटीएच पे सर्च लगा के देखना, टोटल 32 चैनल आएंगे इस तरह के। क्या हो गया, अंडरस्टैंड नहीं हो सर? आप हर बार उल्टा मतलब ना, कोई बात नहीं बेटा, उल्टा नहीं है, हो सकता है आपने कुछ अलग वे में कहा हो, मैंने भी आपको अलग वे में नहीं कहा है, मैंने तो आपकी बात को आपके सामने रखा है। तो यहां देख लेते हैं, ज्ञान दर्शन नहीं है बेटा, स्वयं प्रभा के नाम से आ रहे हैं। अरे भाई ये प्रश्न अगर गलत करोगे तो डीटीएच में सर्च लगा के देखना, डीटीएच में सर्च लगा के देखना। हाँ जी, ये कोरोना काल का नहीं पूछ रहा, ये क्या निम्नलिखित में से क्या एक टेलीविजन चैनल है जो कि मानव एमएचआरडी द्वारा, अब इसको शिक्षा मंत्रालय नाम कर दिया गया, भारत सरकार द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शुभारंभ किया गया, तो वो था स्वयं प्रभा। ध्यान रखना 32 चैनल्स आते हैं, अगर विश्वास नहीं है तो घर पे फ्री डीटीएच होगी, उसमें सर्च लगा के देखना, इस नाम से आपको बहुत सारे चैनल मिलेंगे। ये एक मुहिम चलाई गई थी कि बच्चे पिछड़ न जाए शिक्षा में। राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ब्रॉडबैंड मिशन का भाग नहीं है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, ब्रॉडबैंड का भाग नहीं पूछ रहा है आपसे, बताइएगा। ब्रॉडबैंड का भाग नहीं है। राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ब्रांड ब्रॉडबैंड मिशन का भाग नहीं है? ब्रॉडबैंड मिशन का भाग कौन सा नहीं है ये पूछ रहा है। तो देखो, भारत नेट बिल्कुल है, ग्राम नेट भी है, नगर नेट भी है, परंतु जनता नेट नाम से कोई भी नेट ऐसा उपलब्ध नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, जनता नेट। अच्छा, शास्त्री जी को आईसीटी नहीं आती, ओके ओके, हाँ जी बिल्कुल, हाँ हाँ हो सकता है, हाँ मैंने समझा कि ये कहता कि आती नहीं, हो सकता है मिस्टेक हो गई हो, कोई बात नहीं शास्त्री जी, हाँ जी कोई बात नहीं। चलिएगा, तो इसका राइट आंसर आपको जनता नेट करना है भाई। जितना हमें ज्ञान है उतना हम दे रहे हैं, ज्यादा अगर आपको ज्ञान है तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा बेटा, कोई हो सकता है इधर उधर हो जाए। उपग्रह आधारित सूचना तकनीकी के द्वारा अंतःक्रिया स्थापित करने में दो तरफा की जाने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या कहलाती है भाई, ये पूछ रहा है आपसे, दो तरफा की जाने वाली। वैसे तो हिंदी में इसको दूर संभाषण प्रणाली बोला जाता है, हिंदी में इसको दूर संभाषण प्रणाली बोला जाता है, यानी दो व्यक्ति आपस में, दो से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं, दो से अधिक व्यक्ति भी। हाँ कोई बात नहीं शास्त्री जी, हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग हो, हाँ जी कोई बात नहीं, नहीं आता है तो धीरे धीरे इन प्रश्नों को रिवीजन कीजिए, आ जाएगा। चलिए बताइएगा यहाँ कौन सा है? 28 में बिल्कुल। हम एक दूसरे से किससे जुड़ते हैं? टेलीकॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, तो वीडियो कॉल से एक दूसरे से हम क्या हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, है ना। तो इसका 2 नंबर राइट आंसर होगा। इंटरनेट अन्वेषण किस प्रकार का है? बस बहुत बढ़िया प्रश्न दिया है, इंटरनेट अन्वेषक, अन्वेषक क्या होता है, सर्चिंग, किस प्रकार का है यह आपसे पूछ रहा है। हरिओम हरिओम, बताइएगा। क्या उत्तर दिया? अरे इंटरनेट पे सर्च जब करते हैं तो वो किस प्रकार का है, तो ध्यान रखिएगा,
प्रचालक प्रति नहीं है, कंपाइलर नहीं है, ब्राउजर होता है, ब्राउजर से ही तो सर्च किया जाता है। जब ब्राउजर होगा तो ही इंटरनेट पे क्या किया जाएगा, सर्च किया जाएगा। आईपी एड्रेस तो बहुत बार की बात है, पहले ब्राउजर होगा तभी उसमें इनपुट करोगे, तभी कोई एड्रेस होगा तभी। तो सबसे पहले अन्वेषक की बात खोज करके कौन देता है आपको, ब्राउजर खोज के देता है। अन्वेषक का पता खोजने वाला, तो इंटरनेट में कोई चीज खोज के देगा वो ब्राउजर खोज के देगा, चाहे वो गूगल है, चाहे क्रोम है ना, चाहे हाँ। तो ये आपका गलत कैसे किया आपने, ठीक है जी। और लास्ट में आज का अंतिम प्रश्न आपके सामने है 30 नंबर। प्रणाली के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं, ये पूछ रहा है। प्रणाली के मुख्य तत्व हैं अदा है, प्रदा है, परिवेश है, अदा है, प्रदा है, परिवेश है, परिवेश व प्रदा है। हैप्पी, हाँ जी बताइएगा इसमें। ये तो मैं सबसे पहले बता के गया था आपको कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, चलिएगा। तो प्रणाली के प्रमुख तत्व मैंने आपको बताया था, प्रदा यानी पहले इनपुट होती है अदा, ये इनपुट, फिर होती है प्रदा आउटपुट, ठीक है। सबसे पहले इनपुट दिया जाता है, फिर परिवेश यानी प्रोसेसिंग होती है, क्या प्रोसेसिंग होती है, और प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट आता है। तो इसका 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम आपसे 2 मिनट बात कर लेते हैं, ये 30 प्रश्न हो गए हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये प्रश्न सर नहीं करवा रहे तो अपन इसको बंद कर देते हैं। अब आप सभी कमेंट करके बताएं, क्योंकि अपन साइकोलॉजी के साथ साथ कुछ और प्रश्नों को इंक्लूड कर लेंगे। हो सकता है 10 से क्लास और हो पाएगी, इतने में आपका साइकोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो बता दीजिए, आपको आईसीटी के क्वेश्चन करने हैं तो हम ये लगातार चलने देते हैं। अगर आपको आईसीटी के क्वेश्चन नहीं करने हैं तो अपन बंद कर देते हैं और उनके साथ साइकोलॉजी के प्रश्नों को इंक्लूड कर लेते हैं। हाँ जी, तो सभी के प्रतीक्षा कर रहा हूं मैं, सभी के ऑप्शंस की। आप क्या बताएं, अपना सुझाव दें भाई, फिर अपन नेक्स्ट क्लास की बात करते हैं कि कल क्या आपको तैयार करना है। आपके कमेंट की वेट हो रही है। हाँ जी, अरे शिक्षण संस्थान कौन सा आएगा, मैनेजमेंट में मैंने करवा दिए वो टॉपिक। हंसराज पटेल आप लेट जुड़े हो, वो मैंने सब करवा दिए हैं। हाँ जी, प्रदीप गौर, ठीक है जी, चलने दो सर, बिल्कुल आप सभी को। पूजा आनंद करिए, दीपक गोयल कह रहा है, शास्त्री जी ठीक है। हाँ जी आएंगे भाई, बता दिया एक बार, कोई बात नहीं, नहीं करेंगे। तो कल फिर सेम बिंदु रहेगा, कल हम कंप्यूटर के फिर प्रश्नों को पढ़ेंगे और कल अंतिम, और कल हमारा जो बुद्धि का जो टॉपिक है उसके अंतिम क्वेश्चन लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। सेम टाइम सेम जगह, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय राजस्थान, जय भारत।